ये सोनागाछी एरिया में सबसे पहला वेश्यावृत्ति का केंद्र इसी बदमाश रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू कराया था 1760 में। एक तरफ शराब का केंद्र शुरू कराया, दूसरी तरफ वेश्यावृत्ति का लाइसेंस देकर केंद्र शुरू कराया था। जब रॉबर्ट क्लाइव को ये बहुत सारे भारतवासियों ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा कि हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें कुछ तो करना है। और जरूरतें क्या है? अंग्रेज आते थे इस देश में तो अपने बीवी बच्चों को लेकर थोड़ी आते थे। जितने अंग्रेजों का इतिहास मैंने पढ़ा है, जाना है, समझा है, उसमें से लगभग 95% अंग्रेज इस देश में अकेले आए थे। उनकी बेटियां उनके साथ नहीं, उनकी पत्नियां उनके साथ नहीं, उनका परिवार उनके साथ नहीं, अकेले आते थे। अकेले आते थे तो शरीर की भूख शांत करने के लिए उनको कोई ना कोई स्त्री चाहिए, तो उस स्त्री की तलाश में वो भूखे भेड़ियों की तरह से घूमा करते थे समाज में, और उसमें दुराचार और बलात्कार होते थे। तो फिर कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने कहा कि इसमें बहुत शिकायतें आती हैं। कोई भी अंग्रेज अधिकारी किसी भी गांव में चला जाता है, किसी भी मां बहन बेटी को उठा के जबरदस्ती उससे अपनी हवस और वासना शांत करता है, तो इसका कोई रास्ता निकाल दो और कानूनी रास्ता निकाल दो। तो अंग्रेजों ने कानूनी रास्ता निकाला, और वो कानूनी रास्ता ये निकाला कि कुछ मां बहन बेटियों से जबरदस्ती बलात्कार किया। परिणाम ये हुआ कि उनको उनके परिवार में रहने लायक स्थिति नहीं रही। जब किसी की मां को, बहन को, बेटी को जबरदस्ती आप परिवार से उठाएंगे, उसका शील भंग करेंगे, उसका बलात्कार करेंगे, तो परिवार उसको दोबारा स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हो पाता, और वो मां बहन बेटी भी परिवार के पास जाने की स्थिति में नहीं हो पाती, तब वो बेघर हो जाते। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जिन मां बहन बेटियों को बलात्कार करके बेघर किया, फिर उन्हीं मां बहन बेटियों को लाइसेंस देकर उनको वेश्या बना दिया, और उन वेश्याओं के लिए जगह जगह कोठे बना दिए। फिर उन कोठों पर अंग्रेज जाने लगे और अपनी हवस और वासना की पूर्ति वहां वो करने लगे। और फिर धीरे धीरे जहां जहां अंग्रेजों की सेना उन्होंने रखी, हर जगह उन्होंने ये वेश्यावृत्ति के केंद्र शुरू किए। कोलकाता में किया, छावनी जहां पर है अंग्रेजों की, जिसको आप कैंट कहते हैं ना, कैंट, जिस भी भारत के नाम के साथ कैंट लगा हो, जैसे मेरठ कैंट, जैसे दिल्ली कैंट, जैसे बरेली कैंट, जैसे शाहजहांपुर कैंट, जैसे अलीगढ़ कैंट, ये कैंट शब्द जहां भी आप सुने पढ़े, रुड़की का कैंट या हरिद्वार के आसपास कहीं कैंट, ये कैंट क्षेत्र थे अंग्रेजी सैनिकों के रहने वाले क्षेत्र। और जहां जहां उन्होंने कैंट बनाए, हर जगह वेश्यावृत्ति का अड्डा बना दिया, क्योंकि सैनिक रहते हैं, अपने शरीर की वासना को शांत करना ही है। तो शराब और वेश्यावृत्ति, इन दोनों को कानूनन रूप से इस देश में शुरू करा के और एक उद्योग की तरह स्थापित करा दिया, ये अंग्रेजों ने इस देश में किया। शराबी बना दिया, वेश्यावृत्ति बना दिया हमको, फिर जुए का शिकार बना दिया। तरह तरह के जो जुए इस देश में होते हैं, ज्यादातर जुए अंग्रेजों के जमाने के शुरू किए हुए, और ये जुए, वेश्यावृत्ति और शराब के लिए उन्होंने क्लब बनाए, और ये क्लब अभी भी हैं जगह जगह। आप जानते हैं, कहीं दिल्ली में जिम खाना क्लब है, तो कहीं मेरठ में जिम खाना क्लब है, तो कहीं किसी और जगह जिम खाना। ये सारे जिम खाने क्लब एक जमाने में अंग्रेजों की अय्याशी के अड्डे थे। अंग्रेज अधिकारी आते थे मौज मस्ती करने के लिए, ये सारे क्लब बनाए गए थे। अब होना क्या चाहिए था, अंग्रेजों के जाने के बाद सबसे पहले इस देश में कानून बदल होना चाहिए था शराब का, फिर कानून बदल होना चाहिए था वेश्यावृत्ति का, फिर कानून बदल होना चाहिए था बलात्कार वाला, फिर कानून बदल होना चाहिए था गोहत्या का, फिर कानून बदल होना चाहिए था ये जो क्लब खोले गए अंग्रेजों के द्वारा अय्याशी के लिए। लेकिन काले अंग्रेजों ने एक भी ये कानून बदल नहीं किया, क्योंकि काले अंग्रेजों को भी उसी रास्ते पर चलना था जिस रास्ते पर चलकर गोरे अंग्रेजों ने इस देश को लूटा या बलात्कार का शिकार बनाया, अत्याचार का शिकार बनाया। काले अंग्रेज भी वही कर रहे हैं। गोहत्या का कानून नहीं बना सके, शराबबंदी का कानून नहीं बना सके, वेश्यावृत्ति को रोकने का कानून नहीं बना सके। इस देश में अनाचार, पाप और अत्याचार के खिलाफ कुछ नहीं हो पाया आजादी के 63 साल। गोहत्या बंद करने के लिए गोहत्या निषेध का कानून बनना है। गांधी जी ये बार बार कहा करते थे। गांधी जी ने अपनी हत्या के 6 महीने पहले ये कहा था कि आजादी मिलते ही कलम की एक नोक से सबसे पहला कानून मैं बनवाऊंगा तो गोहत्या निषेध का कानून बनवाऊंगा। ये गांधी जी का वायदा था पूरे देश से।
और आजादी मिलने के 6 महीने पहले का वायदा है। और यह वायदा किसी व्यक्तिगत बैठक में उन्होंने नहीं किया, भरी सभा में यह वायदा किया था और सारे देश के अखबारों में मुख पृष्ठ पर यह छपा था। और उस समय की कटिंग हमारे पास है। महात्मा गांधी ने सारे देश को आश्वासन दिया था कि आजादी मिलते ही गोहत्या निषेध का कानून बनेगा, आजादी मिलते ही अंग्रेजी हटाने का कानून बनेगा, आजादी मिलते ही शिक्षा व्यवस्था बदली जाएगी, आजादी मिलते ही अंग्रेजों के सारे कानून रद्द किए जाएंगे, शराब बंद की जाएगी, पूरे देश में शराबबंदी लागू की जाएगी। ये गांधी जी ने वायदा किया था पूरे देश को। लेकिन गांधी जी के परम शिष्यों ने, जो गांधी जी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़े और जिन्होंने गांधी जी को पूरे देश में भुनाया वोट के लिए और नोट के लिए, उन लोगों ने गांधी जी की ही हत्या कर दी। गांधी जी की कहे हुए एक भी वाक्य को उन्होंने नहीं माना और गांधी जी के वायदे को उन्होंने सत्ता मिलते ही और गांधी जी की हत्या होते ही 6 महीने में भुला दिया। मुझे तो कभी कभी ये कहने का मन करता है, हालांकि ये कहने लायक बात नहीं है, नाथूराम गॉडसे ने तो महात्मा गांधी के शरीर की हत्या की थी। महात्मा गांधी के परम शिष्यों ने सत्ता के लालच में महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या की, उनकी भावना की हत्या की। उनकी कही हुई एक बात को उन्होंने नहीं माना, एक छोटी सी बात उन्होंने नहीं मानी। गांधी जी ने ऐसे तो सैकड़ों बातें कही हैं। उनकी जो पुस्तक है हिंद स्वराज, जिसको आज 100 वर्ष पूरे हुए हैं, महात्मा गांधी ने सन 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और उसमें भारत कैसा होना चाहिए, भारत की व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, बहुत बारीक और विशद वर्णन है उसमें। तो गांधी जी का यह कहना था कि मेरी आजादी माने भारत की आजादी के बाद ये हिंद स्वराज में जो कुछ लिखा है इसका एक शब्द भी बदलने की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा ही भारत बनाना है। वो हिंद स्वराज का करीब 100 वर्ष पूरा हुआ है। सारा देश महात्मा गांधी को नमन कर रहा है, उनकी इस पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, उस पर बहसें हो रही हैं, सेमिनार सिंपोजियम्स हो रहे हैं। लेकिन भारत सरकार इतनी बेशर्म है कि महात्मा गांधी की लिखी गई उस पुस्तक के एक भी शब्द को नीतियों में बदलने को, कार्य में बदलने को तैयार नहीं है, योजना में बदलने को तैयार नहीं है। तो अब हमें करना है ये काम। महात्मा गांधी ने जो कुछ हिंद स्वराज में लिखा है, महात्मा गांधी ने एक और सुंदर पुस्तक लिखी है, मेरे सपनों का भारत। एक तो हिंद स्वराज है, एक मेरे सपनों का भारत है। इन दोनों पुस्तकों में भारत के भविष्य का जो कुछ खाका उन्होंने खींचा है, कैसा भारत होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, नीतियां कैसी होनी चाहिए, कानून कैसे होने चाहिए। हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि महात्मा गांधी के देखे हुए सपने को, उनके लिखे हुए वाक्यों को इस देश की नीतियों में बदलवाएंगे, कानूनों में बदलवाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन का काम वहीं से शुरू कराएंगे। हमें ये काम करना है, नहीं तो ये गुलामी बहुत लंबी हो जाएगी और ज्यादा लंबी गुलामी किसी समाज में चल जाती है तो समाज आत्मविस्मृति की स्थिति में चला जाता है। ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं आनी चाहिए। व्यवस्था के स्तर पर जो हमारी गुलामियां हैं, कानून की, शिक्षा की, इसी तरह से एक गुलामी है अर्थव्यवस्था की। मैं आपको अर्थव्यवस्था की गुलामी के बारे में 2-3 वाक्यों में कहना चाहता हूं। वो ये कि अंग्रेजों ने एक नियम बनाया इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए और वो नियम ये था कि नागरिकों से टैक्स लिया जाए और उस टैक्स से कुछ हिस्सा लोगों के विकास पर खर्च किया जाए और बाकी हिस्सा लूट कर लंदन में ले जाया जाए। ऐसा उन्होंने एक नियम बनाया। तो टैक्स के माध्यम से अंग्रेज जो पैसा इकट्ठा करते थे उसमें से 90% लूट कर वो लंदन ले जाते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। वो कैसे लंदन जाता था? अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था वायसराय, या उसको कई बार गवर्नर जनरल कहते थे। उसके नीचे गवर्नर होते थे और उसके नीचे और सैकड़ों हजारों अधिकारी होते थे। तो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इन अधिकारियों को तनख्वाह देने में खर्च किया जाता था। गवर्नर जनरल की तनख्वाह सबसे ज्यादा हुआ करती थी उस जमाने में। फिर उसके नीचे गवर्नर, उनकी तनख्वाह होती थी। फिर गवर्नर की काउंसिल के मेंबर की तनख्वाहें होती थी, फिर अधिकारियों की। तो अगर 100 रुपए बजट में इकट्ठा हुआ, मैं कल्पना के लिए बात कर रहा हूं, तो 90 रुपए अंग्रेजी अधिकारियों की सीधे जेब में चला जाता था। 10 रुपए सिर्फ विकास के काम में आता था। अंग्रेजों ने इसको एक सुंदर नाम दिया था कि ये 10 रुपए का जो खर्चा है लोगों के ऊपर होने वाला, इसको वो कहते थे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इसको कहते थे बहुत अच्छी योजना बनाकर किया गया खर्च।
और जो 90% पैसा सीधे अंग्रेजों की जेब में जाता था उसको कहते थे नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, गैर योजनागत खर्च। तो बजट का 10% विकास पर खर्च होता था, 90% अंग्रेज सीधे लूटते थे। ये अंग्रेजों ने किया। 1927 के बजट के कुछ प्रमाण हमारे पास हैं। 1927 के पहले के बजट के प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन पहले बजट के प्रमाण 1927 के हैं। वो ये बताते हैं कि 1927 के कुल बजट में 90% अंग्रेजों ने सीधे जेब में डाल लिया, 10% विकास में खर्च किया। तो भारत में गरीबी बढ़ती गई, बेकारी बढ़ती गई, भुखमरी बढ़ती गई और अंग्रेजों का ये नियम चलता ही गया। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में ये नियम बदला जाना चाहिए था और होना ये चाहिए था कि अंग्रेजों के जाने के बाद 90% खर्चा लोगों के विकास पर हो और 10% खर्चा सरकार चलाने वाले अधिकारियों पर हो या सरकार पर हो। लेकिन काले अंग्रेजों ने जब से सरकार चलाई, भारतवासियों ने जब से अपनी सरकार बनाई, 63 साल गवाह हैं इस बात के, एक भी बजट ऐसा नहीं बना जिसमें 90% विकास पर खर्च हुआ हो और 10% सरकारी कर्मचारियों की और व्यवस्था पर खर्च हुआ हो। अभी भी 2009 का बजट देखो, 2008 का बजट देखो, 2007 का देखो, 2006 का देखो, 2005 का देखो, 63 साल में जितने बजट बने हैं किसी भी बजट को उठाकर आप देखोगे तो तरीका वही है। 10% ही हिस्सा है जो विकास पर खर्च हो रहा है, 90% अभी भी हमारे नेता, अधिकारी और व्यवस्थाओं पर खर्च हो रहा है। और बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि गवर्नर जनरल और वायसराय होता था, सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता था उस जमाने में। अब हमारे देश में उस स्थान पर राष्ट्रपति महोदय हैं और उनकी तनख्वाह भी इस देश में सबसे ही ज्यादा है। मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए कि भारत का एक गरीब आदमी एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपए भी नहीं पा सकता। 84 करोड़ लोग इस देश में 20 रुपए कम प्रतिदिन पर जिंदा हैं, माने एक दिन में 20 रुपए से कम खर्च कर पाते हैं, ऐसे 84 करोड़ लोग हैं। और इस देश के राष्ट्रपति का एक दिन का खर्चा 7.5 लाख रुपए का है। एक दिन का खर्चा, साल भर का खर्चा करीब 27 करोड़ रुपए का है। राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, उपराष्ट्रपति एक दिन में करीब 5-5.25 लाख रुपए खर्च करते हैं, प्रधानमंत्री एक दिन में 6-6.25 लाख रुपए खर्च करते हैं। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 90 मंत्री हैं, इन 90 मंत्रियों का एक दिन का खर्चा कुल मिला के करोड़ों रुपए का है। 84 करोड़ लोग इस देश में एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाते और भारत सरकार के प्रथम व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति एक दिन में 7.5 लाख रुपए खर्च करते हैं। अंग्रेजों के जमाने में जो वायसराय और गवर्नर जनरल होता था वो एक दिन में सबसे ज्यादा खर्च करता था और गरीब आदमी इस देश में भूखा मरता था। अंग्रेजों के जाने के बाद भी व्यवस्था वही है, राष्ट्रपति के ऊपर सबसे बड़ा खर्च है और जो देश का मालिक है, जो इस देश का वोटर है, जो आप और मैं टैक्स देने वाले हैं, उसके ऊपर खर्चा सबसे कम है। तो आजादी के बाद भी अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। अंग्रेज सारा टैक्स इकट्ठा करके केंद्र सरकार के पास लाते थे, आजादी के बाद सारा टैक्स इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के पास जाता है। अंग्रेजों के जमाने में केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा हुआ करते थे, आजादी के बाद केंद्र सरकार के टैक्स सबसे ज्यादा है। अंग्रेजों के जमाने में पूरी व्यवस्था में नियम बनाने के लिए अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, अब आज की व्यवस्था में नियम बनाने के लिए काले अंग्रेज हैं। कहीं कोई बदलाव नहीं है अर्थव्यवस्था में। अंग्रेजों के जमाने में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी और बड़े बड़े उद्योग हुआ करते थे, उनको सब तरह की छूट मिलती थी। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी इस देश में बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े उद्योगों को सब तरह की छूट मिलती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके सभी के नाम आप जानते हैं। इनके ऊपर बैंकों का लाखों करोड़ों रुपए बकाया है, लेकिन बैंक वाले कभी भी उनके घर में जाकर छापा नहीं मारते। लेकिन किसानों के ऊपर बैंक का अगर 10,000 बकाया हो, 5,000 बकाया हो, तो बैंक वाले किसान के घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी इज्जत को नीलाम करके उसके घर के गाय बैल भैंस को खोल कर ले जाते हैं। किसानों का 10,000 भी माफ करने में दर्द होता है और बड़ी बड़ी कंपनियों का लाखों
लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिया जाता है। हमारे देश में बड़े हैरानी की बात है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर बिजली के करोड़ों रुपए के बिल बकाया हैं और उनकी बिजली अबाध गति से उनको दी जाती है, और कोई किसान अगर बिजली का बिल भरने में थोड़ी भी देर कर दे तो उसके ट्यूबवेल का कनेक्शन काट देते हैं, उसका ट्रांसफर पर उठा के ले जाते हैं। किसान बिजली ना मिले तो खेत में पानी देने की स्थिति में नहीं रहता, लेकिन बड़े बड़े उद्योग वाले 5-5 साल 10-10 साल बिजली के बिल नहीं भरते, किसी की बिजली नहीं कटती है। बड़े उद्योग जहां लगते हैं, बड़ी कंपनियां जहां होती हैं, वहां सड़क भी बन जाती है, पानी भी आ जाता है, म्युनिसिपैलिटी के सारे एनओसीज आ जाते हैं, 2 महीने 3 महीने में उनके घर में सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पहुंच जाते हैं। लेकिन साधारण आदमी इस देश में कुछ करना चाहे तो उसको चप्पलें घिसते घिसते 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, और उसको एक एक विभाग का एनओसी नहीं मिल पाता। मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में जैसी चलती थी वैसे ही आज भी चल रही। और एक बात बताऊं, अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था में एक कानून बनाया था कि अंग्रेजों का माल जो भारत में आकर बिकेगा वो टैक्स फ्री होगा, और भारत में जो स्वदेशी माल बनेगा उस पर टैक्स लगाया जाएगा। और अंग्रेजों ने इस तरह से भारत के स्वदेशी माल को महंगा कर दिया और अंग्रेजी माल सस्ता हो गया। अब आजादी के 63 साल के बाद भी यही तरीका इस देश में अपनाया जा रहा है। बाहर से आने वाले विदेशी सामानों पर टैक्स घटाया जा रहा है और देश के अंदर बनने वाले स्वदेशी सामान पर टैक्स लगातार बढ़ाया जा रहा है। स्वदेशी सामान महंगा है, विदेशी सामान सस्ता है। और मुझे तो बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि कई विदेशी कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने 10-10 साल के लिए टैक्स में खुली छूट दे रखी है। माने 10 साल तक वो भारत में जितना धन कमाएंगे उसमें 1 पैसा भी उनको टैक्स नहीं देना है, वो सारा लूट कर ले जाएंगे बिना टैक्स दिए हुए। और भारतवासी एक भी ऐसा नहीं है जिसको सरकार टैक्स में छूट देने को तैयार हो। हमारे देश के शेयर बाजार में बहुत सारी विदेशी कंपनियां आती हैं और लूट लूट कर सारा धन ले जाती हैं। शेयर बाजार से वो कैसे लूट करती हैं, कोई एक विदेशी कंपनी आई, उसने भारत की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, भारत की कंपनी के शेयर का भाव बढ़ा दिया, 100 रुपए वाला शेयर अचानक से 500 रुपए में हो गया। फिर भारतवासियों के मन में लालच आता है कि ये 500 वाला शेयर कल 1000 का हो जाएगा, तो भारतवासी अपनी सारी जमा पूंजी वो 500 रुपए का शेयर खरीदने में लगा देते हैं। शेयर का भाव 500 से 800 हो जाता है, किसी दिन 1000 पे पहुंच जाता है। और जिस दिन विदेशी कंपनी देखती है कि अब इस शेयर का भाव इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम है, अधिकतम है, उसी दिन वो सारे शेयर्स बेच देते हैं। तो जो शेयर विदेशी कंपनी ने 100 रुपए में खरीदा उसको वो 1000 रुपए में बेचते हैं और 900 रुपए एक एक शेयर पर लूटकर उसी दिन भारत से भाग जाते हैं। और हमारी सरकार उनसे 1 पैसा टैक्स भी नहीं ले पाती है और उनके लूट के पैसे को भी नहीं रोक पाती है। शेयर बाजार में से एक एक दिन में 50-50 हजार करोड़ रुपए की लूट हो जाती है और इस देश के वित्त मंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता, इस देश के प्रधानमंत्री के पेट का पानी नहीं हिलता। मुझे याद है एक दिन हमारे शेयर बाजार में से एक दिन में 48,000 करोड़ की लूट हुई थी और वित्त मंत्री से अखबार वालों ने पूछा कि आप देश के वित्त व्यवस्था के नियंता हैं, इसकी सुरक्षा करने के लिए आपको यहां रखा गया है, 48,000 करोड़ लुट गया भारत का एक दिन में। तो वित्त मंत्री ने जवाब दिया था, माफ कीजिए, मैं अपनी नींद खराब नहीं करता। 48,000 करोड़ लुटे या 1 लाख करोड़, वित्त मंत्री अपनी नींद खराब नहीं करता। ये बयान देश के वित्त मंत्री का था, कोई साधारण आदमी का नहीं था। शर्म है, अफसोस है कि ऐसे लोग वित्त मंत्री हैं जिनके देश में से 48,000 करोड़ लुट जाए और वित्त मंत्री कहे कि मैं मेरी नींद खराब नहीं करता इसके लिए। इतनी लूट हमारे यहां शेयर बाजार में से हो रही है। और कई कई कंपनियों ने क्या कर रखा है, भारत में घुसने के लिए चोर रास्ता ढूंढ रखा है। भारत सरकार की दुनिया के कुछ देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है, माने दोहरा कराधान रोकने की संधि। जैसे एक मॉरिशस नाम का देश है, भारत की उससे एक संधि है, लिचेस्टन नाम का एक देश है, ऐसे 70 देशों से भारत सरकार की संधि है। उन देशों की कोई कंपनी भारत में आएगी तो भारत सरकार टैक्स नहीं लेगी, भारत की कंपनी उनके देश में जाएगी तो उनकी सरकार हमसे टैक्स नहीं लेगी। इस तरह की यह संधि की हुई है। लेकिन होता क्या है,
अमेरिका और यूरोप की कंपनियां मॉरिशस के रास्ते भारत में घुस जाती हैं। वो मॉरिशस में अपना एक रजिस्टर ऑफिस बनाती हैं। एक कमरे का ऑफिस होता है, 10 बाई 10 का ऑफिस होता है। ढूंढने जाओ तो मॉरिशस में वो मिलेगा ही नहीं आपको, लेकिन यहां के रिकॉर्ड्स में मॉरिशस का कोई ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस वो दिखाते हैं और मॉरिशस की कंपनी बन के भारत में घुस जाते हैं। तो जितना वो मुनाफा कमाते हैं उस पर एक पैसा भी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, सारा पैसा बिना टैक्स दिए हुए ले जाते हैं, क्योंकि मॉरिशस के साथ भारत सरकार की संधि है। एक एक साल में 35 से 40 हजार करोड़ रुपए लुट रहा है एक एक देश के कारण, वो मॉरिशस हो, लिचेस्टन हो या दूसरे कोई देश हो। ऐसे 70 देशों से संधि है, लाखों करोड़ों रुपए देश के लुट रहे हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। अंग्रेजों की कंपनियां भारत को लूटें, अंग्रेज सरकार को कोई तकलीफ नहीं थी। अब भारत सरकार को कोई तकलीफ नहीं है, विदेशी कंपनियां भारत को लूटें, कोई तकलीफ नहीं। मुझे एक बहुत खराब उदाहरण आपको देना है। अंग्रेजों ने भारत में नमक पर कर लगाया था और नमक पर कर लगाकर नमक को महंगा कर दिया था। महात्मा गांधी ने उस नमक कर के खिलाफ बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था। आप सभी जानते हैं दांडी मार्च उसी सत्याग्रह का नाम था। गांधी जी का यह कहना था कि गरीब आदमी सबसे सस्ती चीज है, नमक से रोटी खा सकता है। अंग्रेजों की सरकार ने उसी नमक को महंगा कर दिया। गांधी जी ने कहा यह मंजूर नहीं है, नमक के लिए जो कर लगा है उसके खिलाफ मैं सत्याग्रह करूंगा। गांधी जी ने सत्याग्रह किया, अंग्रेज सरकार झुकी और गांधी जी के दबाव में आकर अंग्रेज सरकार ने नमक का कर वापस लिया, नमक का टैक्स वापस लिया और नमक फिर से सस्ता हुआ। लेकिन गांधी जी के जाने के बाद इस भारत देश में नमक फिर महंगा हो गया है। जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो नमक आपको 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए किलो बेचा जा रहा है। कई कई शहरों में तो 15 रुपए किलो नमक बिक रहा है। आप पूछो नमक बनाने में 15 पैसे किलो का खर्च आता है, क्योंकि नमक बनाने में कोई चीज लगती ही नहीं है। समुद्र का पानी लगता है वो मुफ्त का है, सूरज की रोशनी लगती है वो भी मुफ्त की है। तो सूरज की रोशनी मुफ्त की, समुद्र का पानी मुफ्त का, तो फिर नमक बनाने में खर्चा क्या है? सूरज का धूप पानी के ऊपर पड़ती है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। और ये नमक में मजदूरी 15 पैसे किलो के आसपास आती है। तो जो नमक 15 पैसे किलो बनता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए किलो में मिलना चाहिए, लेकिन वो 7 रुपए, 8 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बेच रही है हमारी सरकार। तो हमारी सरकार कोई अंग्रेजों से कम थोड़ी है। अंग्रेजों ने नमक महंगा किया था टैक्स लगाकर, हमारी सरकार ने भी नमक को महंगा बना दिया कुछ विदेशी कंपनियों के लोभ और लालच में आकर। और वो नमक आप खा रहे हैं और मजबूरी में आप खा रहे हैं। 15 रुपए किलो, 17 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, जो मिलना चाहिए 15 पैसे किलो। मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों की सरकार से भारत सरकार में कोई बहुत बड़ा अंतर आया है। अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगा के लूटती थी, भारत की सरकार परोक्ष टैक्स लगाकर उसी नमक को महंगा बनाकर आपको लूट रही। इस देश में कोई तर्क समझ में नहीं आता कि आलू बाजार में हम खरीदें तो 5-7 रुपए किलो मिल जाए और उस आलू का चिप्स हम खरीदें 400 रुपए किलो में मिले। टमाटर हम बाजार में खरीदें 8-10 रुपए किलो मिल जाए, उसी टमाटर की चटनी खरीदें सॉस के नाम पर 200 रुपए किलो में मिले। कोई तर्क समझ में नहीं आता। हमारे गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर मिले और पानी की भरी हुई बोतल पेप्सी और कोका कोला की वो 30 से 35 रुपए लीटर मिले हमको, और वो भी जहर घुला हुआ। 10 रुपए लीटर में गाय का शुद्ध दूध मिले जो अमृत है, और 35 रुपए लीटर में जहरीला पानी मिले जिसको पी के किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, फेफड़े खराब हो जाए, कैंसर हो जाए हमको। कोई तर्क समझ में नहीं आता। मुझे तो इससे ज्यादा दुख नहीं लगता इस देश में कि हम गाय का घी खरीदें खाने के लिए 150 से 200 रुपए किलो में मिल जाए, और दांत घिसने के लिए टूथपेस्ट 300 रुपए किलो मिले हमको। 30 रुपए का 100 ग्राम 300 रुपए किलो। काजू नहीं है 300 रुपए किलो, टूथपेस्ट है 300 रुपए किलो। क्रीम लगाने वाली जो मुंह पर हम लोग फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे देश में मिले 40 रुपए की 25 ग्राम, 80 रुपए की 50 ग्राम, 160 रुपए की 100 ग्राम, 1600 रुपए की 1 किलो मुंह पे लगाने वाली क्रीम, 300 रुपए किलो बादाम, 400 रुपए किलो
और अच्छा बादाम, 300-250 रुपए किलो काजू, 200 रुपए किलो गाय का घी, अच्छी से अच्छी मिठाई खरीदें, दूध की बनी हुई, खोवा की बनी हुई तो 150-200 रुपए किलो की, तो अच्छी से अच्छी चीजें खाने पीने की 150-250 रुपए किलो, और मुंह पे पोतने वाली क्रीम 1600 रुपए किलो। और हम भी ऐसे परम मूर्खों के मूर्ख 200 रुपए किलो घी ना खाएं, 1600 रुपए किलो की क्रीम चुपड़कर चेहरे पे लगाएं और कहें हम तो बहुत गोरे हो रहे हैं, हम तो बहुत सुंदर हो रहे हैं। व्यवस्था पूरी की पूरी अंग्रेजों के जमाने की। टैक्स लगा के लूटो, अंग्रेजों का नियम, टैक्स लगा के लूटो, अंग्रेजों के बाद का नियम, टैक्स लगा के लूटो। व्यवस्था को चलाओ थोड़े लोगों के लिए, अंग्रेजों का नियम, आज भी वही नियम। व्यवस्था में परोक्ष रूप से खर्चा करो, सरकार चलाने पर और तनख्वाह देने पर ज्यादा से ज्यादा, विकास पे सबसे कम, आज भी वही। तो सारी की सारी अर्थव्यवस्था की नीतियां, नियम, कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। तो इसलिए लगता नहीं है कि भारत स्वतंत्र हो गया है या स्वाधीन हो गया है। इसी तरह से कृषि व्यवस्था में वही समस्या है। अंग्रेजों के जमाने में इस देश में यूरिया, डीएपी और केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा से ज्यादा आए, भारत की इसकी भूमि तैयार की गई, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजी और अमेरिकी कंपनियों ने रासायनिक हथियार खूब बनाए और बेचे। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो रासायनिक हथियार बिकने बंद हो गए, लेकिन कारखाने उन्होंने चालू रखे। जिन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके हथियार बनते हैं, उन्हीं रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके उन्होंने यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट बना लिया, केमिकल पेस्टिसाइड बना लिया और धीरे धीरे भारत में घुसाना शुरू किया। और अंग्रेजों के बाद के काले अंग्रेजों ने तो ऐसा नाश मारा इस देश का कि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट को खुलेआम भारत में छूट दे दी और गांव गांव, गली गली, घर घर किसानों ने कट्टे पे कट्टा यूरिया डाल डाल के मिट्टी का सर्वनाश कर दिया। जिस मिट्टी में 1 ग्राम भी यूरिया नहीं डाला जाता था, अभी वहां 1-1 एकड़ में 10-10, 15-15 कट्टे यूरिया डाल देते हैं, डीएपी डाल देते हैं, जहर पर जहर डाल देते हैं। फिर खेत में फसल उगती है, उस पर कीड़ा लगता है, कीड़े को मारने के लिए और जहर डाल देते हैं। पूरी खेती को विषैला बना दिया, पूरी धरती को विषैला बना दिया, पूरा पानी विषैला हो गया। उस खेती के अन्न को हम खा रहे हैं, हमारे शरीर में जहर आ रहा है। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि एक समय भारत देश के कुछ वैज्ञानिकों ने माताओं के दूध का परीक्षण किया था, तो पता चला माताओं के दूध में डीडीटी है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, एंडोसल्फान है माताओं के दूध में। कहां से पहुंच गया ये? माताएं जो अन्न खा रही हैं वो शरीर में आ रहा है, उस अन्न में ये जहर है तो दूध में आ रहा है, और वो दूध अपने नौनिहाल बच्चों को पिला रही हैं। बच्चों के शरीर में बचपन से आप दूध दे रहे हैं, उसमें एंडोसल्फान, डीडीटी, मेलाथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, इतने जहर। फिर वो बच्चा बड़ा होगा, उसके खून में भी जहर, उसके मन में भी जहर, उसके विचारों में भी जहर, उसके काम में भी जहर, और फिर पूरे समाज में जहर और पूरे राष्ट्र में जहर। जहर ही फैलेगा, उसमें से अमृत नहीं निकलेगा। और ये जहर की शुरुआत हो रही है जहरीला खाना खाके। जो गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर हम खा रहे हैं, खेतों में इतना जहर डलवा रही है हमारी सरकार, इतना ज्यादा कीटनाशक डलवा रही है हमारी सरकार। पूरा देश का अन्न विषैला हो गया है, पानी विषैला हो गया है, हवा विषैली हो गई है, सब कुछ विषैला कर दिया इन सरकारों ने। अंग्रेजों ने तो विष घोला था हमारे जीवन के एक अंग में, इन काले अंग्रेजों ने तो पूरे जीवन में ही विष घोल दिया है। जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जो विष के प्रभाव से मुक्त हो। मुझे माफ करेंगे ये बात कहने के लिए कि हमारे देश की सरकारों का रवैया अंग्रेजों से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक है। हमारे सरकार की नीतियां और हमारे सरकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्थाओं से कई हजार गुना ज्यादा खतरनाक सिद्ध हो रही हैं। ऐसी स्थिति में कुछ तो करना पड़ेगा, और वो यही कर सकते हैं हम सब मिलकर कि इस पूरी व्यवस्था को चलाने वाले जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, इनको जड़ मूल से उखाड़ना पड़ेगा। तभी भारत सच्ची स्वतंत्रता हासिल करेगा और स्वाधीनता इस देश को मिल पाएगी। मैं माताओं, बहनों से, भाइयों से, सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं,
और वो यही है कि अंग्रेजों के बनाए गए ये जो काले कानून हैं, अंग्रेजों की बनाई गई ये जो काली व्यवस्थाएं हैं, अंग्रेजों के बनाए गए ये जो अत्याचारी सारी की सारी तंत्र चल रही है हमारे देश में, इसको बदलने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुटना पड़ेगा, जीवन को लगा देने की तैयारी से जुटना